हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं ब्लैक सॉन ट्रेडर्स। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले और मैं यहाँ पे मार्केट देख रहा हूँ। ओके, सो लास्ट वीक हम लोग बात करके गए थे कि निफ्टी विल नॉट ब्रेक 19,750 और मार्केट में डाउन ट्रेंड फॉलो नहीं होने वाला है। सो मार्केट ने बिल्कुल वही किया है। एक मिनट। ओके, मार्केट ने बिल्कुल वही किया है। मार्केट ने हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कि 19,750 को ब्रेक नहीं किया है और साथ ही साथ अपना जो डाउन ट्रेंड है उसको फॉलो भी नहीं किया है। एक काम करते हैं, हम लोग निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक हैमर बना है मार्केट में। इसका डेली देख लेते हैं। डेली में डेफिनेटली यहाँ पे नीचे ही है, लेकिन नीचे हमें एक हैमर देखने के लिए मिल रहा है। और हैमर के बाद एक कंटिन्यूसली 2 दिन अपसाइड गैप अप्स देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो इससे क्या लग रहा है कि मार्केट क्या करने वाला है। सो इसको देख के लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे मार्केट ने तरह से यहाँ पे मार्केट ने दोजी बनाई है, इसको देख के ऐसे लग रहा है कि मार्केट ने अभी रिसेंट का ये लो बना दिया है। अभी मार्केट अगला क्या करेगा, तो मैं मेरे लेवल दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीक मार्केट कुछ इस तरह से रहने वाला है कि मार्केट 19,800 के ऊपर हमें आगे के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन 19,800 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग लेवल होने वाला है। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान नहीं होगा। सेकेंड बात है कि मार्केट 19,500 को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और थर्ड पॉइंट है कि अगर मार्केट ने 19,500 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट किया तो हमें एक यहाँ पे एक मोरिबुजू टाइप या फिर एक नीचे की तरफ एक ट्रेंडिंग डे देखने के लिए मिल सकता है। ओके, ये 3 पॉइंट हो गए। तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। 2+ ट्रेंडिंग डेज, 19,800 के ऊपर क्लोजिंग, और थर्ड पॉइंट है कि 19,500 को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो मैं मेरे लास्ट वीक के पॉइंट्स को रिमूव कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे सिर्फ रखेंगे नेक्स्ट वीक के पॉइंट्स। टी ओके, ये हो गए। ठीक है, ये मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे रि- डाल दिए। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट 19,500 को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल में। हम लोग 15 मिनट की कैंडल में देख सकते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ने बिल्कुल भी इंट्राडे बेसिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं दिया है मार्केट ने। ये एक छोटा सा साइड का मूव मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का मूव दिया था, और वो भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इस वजह से। बाकी कुछ नहीं। बाकी हम लोगों को यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर मार्केट के ऑप्शंस मूव हुए थे। यहाँ पर भी गैप अप होके फ्लैट, यहाँ पर भी गैप अप होके फ्लैट। तो लास्ट वीक बिल्कुल भी बेकार रहा। इंट्राडे बेसिस पे बिल्कुल भी मार्केट ने कुछ भी मोमेंटम नहीं दिया है। तो एक्सपेक्टेड ही कि नेक्स्ट वीक मार्केट में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि मार्केट में हमें 2 से ज़्यादा ट्रेंडिंग डेज देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं स्पेशली इंट्राडे बेसिस की बात कर रहा हूँ। मैं वीकली मतलब वीकली बेसिस की बात करूँ तो निफ्टी वीकली में अगर हम लोग इसका RSI देखें तो 60 के ऊपर है। डेली डेली की मैं स्पेशली बात करूँ तो RSI इतना भी नीचे नहीं है कि इसका कोई डाउन डाउन ट्रेंड का पॉइंट दिख रहा है। और जिस जैकेट ने भूजी बनाई है
RSI के 40 को सपोर्ट, RSI के 40 पे सपोर्ट लिया है। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे लिए भाई। ऊपर अपसाइड 19,500 के लिए रिटेस्ट करने के लिए आएगा और सेम एज 19,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये है मेरे नेक्स्ट वीक के कुछ ये है मेरे नेक्स्ट वीक के कुछ पॉइंट्स। दो से ज़्यादा ट्रेंडिंग डेज देखने के लिए मिलेंगे। 19,800 के ऊपर क्लोजिंग और 19,500 रिटेस्ट करने के लिए आएगा। सेम एज बैंक निफ्टी के लिए भी मैं सेम लिखना चाहूँगा। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, so दिस इज अ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए लेवल रहने वाला है 45,000। एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। और ये 43,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी इसने एक एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर भी इसने अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिए, यहाँ पर भी और साथ ही साथ यहाँ पर भी। सो अगर ये वाला सपोर्ट और ये वाली ट्रेंड लाइन अगर मार्केट एक साथ ब्रेक कर रहा है तो हमें एक नीचे की तरफ एक लंबे पॉइंट्स के लिए मतलब एक लंबा मार्केट देखने के लिए मिल सकता है नीचे की तरफ। लेकिन ऐसा होगा तो नहीं, मोस्टली उसके बहुत कम चांसेस है। सो ये पॉइंट्स नोट कर लेना गाइस। ये बैंक निफ्टी के जो लास्ट वीक थे उसको हम लोग मिटा देते और हमारे नेक्स्ट वीक के पॉइंट्स को रख देते। ओके, नेक्स्ट वीक के लिए भी मार्केट में सेम दो से ज़्यादा ट्रेंडिंग डेज मिलेंगे और साथ ही साथ 45,000 के ऊपर क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर 45,000 के आसपास की क्लोजिंग में मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग चलते हैं कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स की तरफ। मैं सारे के सारे इंडेक्स नहीं लेने वाला बिकॉज मैंने कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स मैंने सेग्रीगेट कर लिए स्पेशली दिखाने के लिए। सो चलते हम लोग इंडेक्स की तरफ। सो सबसे पहला इंडेक्स रहने वाला निफ्टी आईटी। ओके, सो निफ्टी आईटी में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिया है। सो ये बिल्कुल भी वीक नहीं है। नेक्स्ट है निफ्टी। निफ्टी निफ्टी अपने निफ्टी एफएमसीजी बस करेक्शन कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें बिल्कुल भी वीकनेस मुझे नजर नहीं आ रही है। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम बस करेक्शन लंबा खींचेगी। अभी हम लोग एक लास्ट सेक्टरल इंडेक्स देख लेते हैं, निफ्टी फिन सर्विस। ये भी बिल्कुल भी वीक नहीं है, बिल्कुल भी वीक नहीं है। अगर मैं एक लेवल बताऊं कि 19,900 के ऊपर, डेफिनेटली ये इसके लिए ऊपर के सारे लेवल्स ओपन रहने वाले। ये बिल्कुल भी वीक नहीं दिख रहा है मुझे। अभी एक काम कर लेते हैं हम लोग ना, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी जूनियर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी जूनियर देख लेते हैं। निफ्टी जूनियर निफ्टी जूनियर बिल्कुल भी मुझे वीक नज़र नहीं आ रहा है और साथ ही साथ
जिस तरह से निफ्टी में मुझे एक रिवर्सल कैंडल नज़र आई थी, निफ्टी जूनियर में मुझे वो रिवर्सल कैंडल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर निफ्टी जूनियर 45,280 के ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो हमें तो निफ्टी जूनियर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देगा कि वो ऊपर जाएगा। हम लोग अभी निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप, ये आ गया निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप इस बॉक्स में मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया है। इस वाले बॉक्स में ये लंबे समय तक रह सकता है, बिकॉज इसने यहाँ पे एक बड़ी इम्पल्स बनाई है, एक बहुत बड़ी ट्रेंडिंग मूव है, बहुत बड़ी। इस बड़े इम्पल्स के बाद अक्सर इंडेक्स और साथ ही साथ स्टॉक्स दो चीजें करते हैं। एक तो एक ही जगह पे रहना, या फिर दो, एक प्राइस वाइज करेक्शन करना। सो निफ्टी मिड कैप ने ये डिसाइड किया है कि उसको प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करनी है, उसको टाइम वाइज करेक्शन करनी है। सो ये एक ही जोन में रहना है। साथ ही साथ स्मॉल कैप भी, निफ्टी स्मॉल कैप भी एक ही रेंज में रह सकते इस बॉक्स में। ये आ गया बॉक्स उसका। तो ये आ गया है बॉक्स निफ्टी स्मॉल कैप और साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी इसी बॉक्स के अंदर कुछ हफ्तों के लिए रह सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि स्टॉक्स में आखिर क्या चल रहा है। मैं सारे के सारे स्टॉक्स आपको दिखाने नहीं वाला, मैंने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स मैंने सेग्रीगेट कर लिए, साइड में किए स्पेशली आपको दिखाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। लेकिन स्टॉक्स की तरफ जाने से पहले हम लोग कुछ बात नोट करना चाहेंगे कि निफ्टी निफ्टी के लिए मेरे नेक्स्ट वीक के लेवल्स ये रहने वाले 19,800 के ऊपर अपसाइड जाएगा। 19,500 को एक 19,500 के आसपास रिटेस्ट करने के लिए आने वाला है मार्केट। सो मेरे पॉइंट्स और ये है चार्ट। और हाँ, एक चीज है, मार्केट 19,500 की नीचे भी क्लोज दे सकता है। उसके लिए एक सिनारियो बन रहा है जिसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए गाइस। तो अब अभी हम लोग चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो मेरा पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मैंने क्यों चूज किया है, बिकॉज बैंक निफ्टी को सब नहीं गिराने वाला बस एक, वो है एचडीएफसी बैंक। और जहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है, वो उसका लास्ट लास्ट ट्रेंडिंग मूव का सपोर्ट है। तो वीकली चार्ट पे देखे तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट देखने के लिए सपोर्ट देखने मिल रहा है, जिस सपोर्ट पे इसने काम किया है 2 वीक। सो या इसके लिए वीक मुश्किल है, इसको वीक होना। यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। नेक्स्ट चार्ट है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, तो ये आ गया बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, स्पेशली इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं। ओके, ये आ गया। वीकली में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो हाई अक्टूबर 2021 में लगाया था, उस हाई को 2023 में सितंबर में बजाज फाइनेंस ने एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है।
सो अगर कोई एफएनओ के लिए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक देख रहा है तो बजाज फाइनेंस इज बेस्ट फॉर लॉन्ग्स इन एफएनओ एंड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। और नेक्स्ट स्टॉक है इसका भाई बजाज फिनसर्व। एक महीना बजाज फिनसर्व ने एक ही रेंज में बिताया, लेकिन एक ही दिन में इसने एक महीने की सारी कसर कर डाली। आप देख सकते हैं कि लास्ट डे 6% एक ही डे में ये भागा है। एक महीना जितना नहीं भागे उतना एक ही दिन में भागा है। और इसका भाई बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई के लिए जा चुका है, तो ये रुकने वाला है नहीं स्टॉक। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस निफ्टी आईटी की इंडेक्स की तरह ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, नीचे की ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ये स्टिल पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आइशर मोटर। अगर मैं आइशर मोटर की बात करूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, बिकॉज लगातार 3 महीने एक ही रेंज में बिताया इसने, एक ही रेंज में, अगस्त सितंबर एक ही रेंज में बिताया। जिस दिन ये ब्रेकआउट लेगा लंबा खींचने वाला है, लंबा वाला ये स्टॉक। सो नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में मुझे एक नीचे की तरफ की चाल देखने के लिए मिल सकती है मुझे, या डॉक्टर रेड्डी लैब्स, मुझे लग रहा है कि ये और थोड़ा नीचे जाएगा, कम से कम यहाँ तक 42,000 सॉरी 5,200 तक ये आ सकता है नीचे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। क्या ऐसा लगता है कि ये और इसी जगह पे बिता सकता है, तो ये और जाएगा, बिकॉज अगर हम लोग इसका ईएमए देखें तो ये अपने 100 की ईएमए पे काम कर रहा है, 200 की ईएमए पे ये काम करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया स्पेशली फॉल होके एक टाइम वेस्ट के साथ साथ एक अपनी प्राइस वाइज करेक्शन भी कर रहा है, यहाँ पे प्राइस करेक्शन की और टाइम वेस्ट करेक्शन है। तो अभी इसमें वक्त है देखने के लिए, स्टॉक को बाय करने के लिए, लेकिन रिस्क को रिवॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर कोई अगर किसी को एफएनओ या फिर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आईटीसी, ब्रिटानिया और बजाज फाइनेंस बेस्ट स्टॉक है नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस अभी 200 की ईएमए पे काम कर रहा है और लास्ट 2 से 3 दिन इसने अपनी 200 की ईएमए पे ही, और रिलायंस जैसा स्टॉक अगर 200 की ईएमए को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि और नीचे जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने इंडेक्स देखा, सारे के सारे इंडेक्स देखे सेक्टरल स्टॉक्स, मुझे नहीं लग रहा है कि ये और खींचेगा लंबा, जब तक कोई कोई अगर ग्लोबल इशू इसको डैमेज ना कर दे। सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, एलएनटी। ये स्टॉक मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स में से एक है, मैं बिल्कुल भी करेक्शन नहीं की है। तो अगर कोई इसमें पोजीशन बनाना चाहता हो तो वेट कीजिएगा इसके करेक्शन का, वेट करके ही इसमें अपनी कोई भी एफएनओ के साथ साथ कैश में पोजीशन बनाना। सो नेक्स्ट स्टॉक है
एशियन पेंट, ये रहा पेंट, एशियन पेंट का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। उसके लिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 3500, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और एशियन पेंट ऑयल के ऊपर डिपेंड है। एशियन पेंट में क्या होने वाला है, एशियन पेंट किस कहाँ पे जाएगा ये देखने में मजा आएगा। बिकॉज जो लास्ट में कुछ जो अभी रिसेंटली चीजें हुई उसको देख के लग रहा है कि ये थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रैन्यूल्स। ये रहा ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का वीकली देख लेते हैं। वीक में हमें ये दिख रहा है कि लंबा जाना स्टॉक। इसने अपनी जो एक ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसमें ब्रेक किया है। साथ ही साथ इसने अपना टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। तो जिस किसी को एफएनओ और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक चाहिए तो दिस इज द बेस्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है रिच इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज में 1 मंथ का कैंडल लगाना चाहूँगा। 1 मंथ में हमें ये दिख रहा है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज इसने जो अपना जो हाई लगाया था वो लगाया था 2017 में। और 2017 के बाद ये चौथी बार इसने अपने ऑल टाइम हाई को एक तगड़े कैंडल के साथ ब्रेक किया है। सो एक्सपेक्टेड है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं रुकने वाला, ये जाएगा। अगर किसी को एफएनओ और इन्वेस्टमेंट के वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में से एक है जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। आपको अगर एसएल लगाना हो तो आप 540 या 600 का भी एसएल आप लगा सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन में मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है कि एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन लिया है। और जिस तरीके से हम लोग ये में चेक कर लेते, जिस तरीके से वीकली पे हम लोग चलते और देखते कि क्या सीन है। वीकली पे हमें ये पता चल रहा है कि इसने जो नीचे की जो अपनी ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया है। और ब्रेक करते ही इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, लेकिन ये और नीचे जाएगा। मैं इसमें 3,500 तक ये नीचे जा सकते हैं और 200 रुपये नीचे जाएगा। ये अपने ये 200 के ईएमए को टच करेगा, डेफिनेटली करेगा। और स्पेशली मैं ये बात तो इसमें इसको अभी कम से कम 6 से 8 महीना इसको देखने की कोई भी जरूरत है नहीं। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते। सो मैंने यहाँ पे हमने अभी तक जितने भी स्टॉक्स देखे उनने हम लोग लॉन्ग शॉर्ट और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने सेग्रीगेट कर लिया है। और अगर किसी को नोट करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते कमोडिटी और फॉरेक्स की तरफ। तो हम लोग पहले कमोडिटी देख रहे हैं ऑयल। तो क्रूड ऑयल अभी $82 पे ट्रेड कर रहा है। और इसने एक यहाँ पे ये बनाई
इम्पल्स इलियट वेव के हिसाब से ये इसने यहाँ पे 1, ये 2 और 3, ये बन गई छोटा है। इसने इस तरीके से वेव बना लिए और अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आगे ये ये स्पेशली क्रूड ऑयल किस तरह से ट्रेड कर रहा है। मैं एक बात इस पे फोकस करना चाहूँगा कि अ, अभी इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। इजराइल इजराइल वॉर गूगल पे ट्रेंडिंग पे, यस डेफिनेटली। देखिए हम लोग की इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। वॉर का वॉर का डायरेक्टली इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं होने वाला है। वॉर का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा और सबसे बड़ी चीज है कि वॉर का इम्पैक्ट होगा ऑयल के लिए, बिकॉज इस वॉर में चाइना, रशिया और ईरान वॉर की प्राइस बढ़ाना चाहेंगे और यूएसए वॉर की प्राइस गिराना चाहेगा। तो ये देखने में मजा आने वाला है कि ऑयल कहाँ जाएगा और ऑयल जिस तरीके से जिस हिसाब से ट्रेड करेगा उस हिसाब से अपना मार्केट भी ट्रेड करने वाला है। तो डेफिनेटली हमें ये देखने के लिए मजा आएगा कि ऑयल कहाँ पे जाएगा और क्या 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 करने वाला है। स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो नेक्स्ट वीक ऑयल के लिए बहुत ही नेक्स्ट 2 वीक ऑयल के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। और ऑयल में स्पेशली न्यूज़ बेस्ड ट्रेंडिंग चलने वाली है, बस न्यूज़ बेस्ड। इसमें कोई भी टेक्निकल्स या कोई भी फंडामेंटल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली 2 वीक के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देखो और फिर मार्केट में ट्रेड करो। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्ड। ओके, सो ये है गोल्ड का M6 का फ्यूचर। गोल्ड ने क्लोजिंग दी है 56,800 पे। सो गोल्ड का प्राइस भी इस वॉर की वजह से फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसके फंड टेक्निकल्स की बात करूं तो मुझे उसके लिए सबसे हम लोग इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे हम लोग इसको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट गोल्ड ने डेफिनेटली रिस्पेक्ट किया है और जिस तरीके से न्यूज़ है और जिस तरीके से और रिएक्ट करेगा उसी तरीके से गोल्ड भी रिएक्ट करेगा। तो आगे के 2 वीक्स भी गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चलेगी। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिल्वर। सिल्वर क्या कर रहा है? ओके, ये लग चुका है, चार्ट लोड हो रहा है। इसका हम लोग डेली चार्ट देख लेते हैं। ओके, ये नहीं है वो अपने होने में, ये इसका लास्ट सपोर्ट एरिया, इसी एरिया में इसने सपोर्ट लिया है। सो ये भी बिल्कुल मतलब सारे के सारे कमर्शियल सेक्टर नेक्स्ट 2 वीक के लिए न्यूज़ बेस्ड ही रहने वाला है।
सो अगर ओवरऑल में एक पॉइंट रखूं, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, उस पॉइंट को नोट भी करेंगे। यहाँ पे करते इंडेक्स के नीचे करते। ओके, तो एक मिनट। सो गैस, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे कमोडिटी और स्पेशली फॉरेक्स के लिए भी। सिटी में नेक्स्ट 2 वीक्स एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता। सो लेट्स गो गाइस, हम लोग भी चलते फॉरेक्स मार्केट की तरफ। स्टार्ट करते हैं यूएसडी आईएनआर के साथ। यूएसडी आईएनआर अभी ट्रेड कर रहा है 83.09 रुपीस पे। जिस तरीके से इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, मैं इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये वाली ट्रेंड लाइन, और ऊपर के लिए ये। और जिस तरीके से ग्लोबल सिनारियोज बन रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही हमें इस साइड या फिर इस साइड एक लंबी ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। सो अभी हम लोग चलते नेक्स्ट करेंसी की तरफ, यूएसडी। हमें यूरो यूएसडी में एक अपसाइड मूव, स्पेशली मुझे तो एक अपसाइड मूव देखने के लिए शायद नेक्स्ट वीक के लिए मिल सकता है। 1.07 पॉइंट्स तक, मतलब इस वाले लेवल तक ये जाने की मुझे उम्मीद दिख रही है, इस वाले लेवल तक। ओके, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। या इस वाले लेवल तक ये एक्सपेक्टेड है कि जा सकता है। ये उसका फर्स्ट लेवल है और ये उसका सेकंड लेवल है। इस दोनों लेवल्स तक ये जा सकता है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए हमें इसका वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। हम लोग इसके वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट वीकली चार्ट पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि इसने अपना लास्ट जो सपोर्ट एरिया है उसको इसने अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। और जो लास्ट 3 से 4 दिन में इसने बनाई एक मॉर्निंग स्टार, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना के, एक रेड कैंडल, एक एक 2G और एक ग्रीन कैंडल। इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। एक मॉर्निंग स्टार बना के, और वो भी सपोर्ट एरिया के आसपास, एक बहुत अच्छा रिवर्सल साइन है। हम लोग डेफिनेटली इसमें एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जीबी में भी, ब्रिटिश पाउंड डॉलर, इसमें भी हम लोग एक को के लिए मिल रहा है। तो इसमें भी सेम मुझे 1.2 या 1.24 डॉलर देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ तक मैं इसको भी ड्रॉ करता हूँ। एक मिनट गाइस, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया में नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन करेंसी पर भी जो इसराइल का इशू है वो इम्पैक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ हमें गोल्ड और क्रूड ऑयल भी देखने के लिए इस कमोडिटी का इम्पैक्ट करेंसी पे होता ही है। तो नेक्स्ट वीक हमें देखने में मजा आने वाला है, और ट्रेड करने में भी मजा आने वाला है, स्पेशली कमोडिटी और फॉरेक्स सेक्टर में। सो ये है मेरे नेक्स्ट वीक के कुछ पॉइंट्स। निफ्टी 2 ट्रेंडिंग डे
19,800 के ऊपर क्लोजिंग। बैंक निफ्टी भी 2 ट्रेडिंग डे 45,000 के ऊपर क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, जब तक इसराइल वॉर का इशू लंबा नहीं खींचेगा। कमोडिटी मार्केट 2 वीक तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेंडिंग चलेगी, और अगर किसी को नज़र रखनी है तो ऑयल और गोल्ड सबसे बेस्ट है। यूरो, अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ तो यूरो और जीबीपी ने अपना अपसाइड मूव कंफर्म कर दिया है, और आई नॉट और जेपीवाई अपना एक लंबा मूव कंफर्म करने की लाइन पे है। सो गाइज, अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स को, सारे के सारे इन इंडेक्स को या स्टॉक्स को, कमोडिटी फॉरेक्स को देख के मैं अगर कोई पॉइंट बताऊं तो तो फंडामेंटली हमारे स्टॉक्स ने, कुछ कुछ स्टॉक्स तो ब्रेकअप दिया है, कुछ कुछ स्टॉक्स तो बस टाइम अपनी प्राइस वाइज करेक्शन के चलते नीचे आ रहे, कुछ कुछ स्टॉक्स को मैं इसमें जमीन स्टोरी रहूंगा। सो मैंने यहाँ पे इग्नोर लिस्ट में नवीन फ्लोरिन को ऐड कर दिया है। सो डॉक्टर रेड्डी, नवीन फ्लोरिन नेक्स्ट वीक के लिए शॉर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है, लॉन्ग्स करने के लिए ये स्टॉक्स, और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये स्टॉक। तो गाइस, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आप, और देख सकते हैं मार्केट में आखिर आगे क्या होगा। और हाँ, इस वाले जो मुद्दा अभी, जो पॉइंट, जो वॉर स्टार्ट हुई है, इस पर भी हमें नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। अ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।